हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम हो या पटवारी एग्ज़ाम, दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो आप जो भी ये जो हमारा सेशन होते हैं इनकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो आज हम आपके लाए हैं हिंदी का एक और टेस्ट। ठीक है, ये आपका बेसिक लेवल से भी है और थोड़ा एडवांस लेवल तक भी चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो वो जल्दी नज़दीक आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी आपको इसकी वीडियो जैसे प्लेलिस्ट में चाहिए तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, वहाँ से आप मैथ की वीडियो दे सकते हैं, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी और साइंस की भी। तो प्लेलिस्ट से आप इजीली देख सकते हैं। ऐसे आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है तो प्लेलिस्ट में आप आसानी से उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? शब्द होगा, वाक्य होगा, पद होगा या वर्ण होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जैसे क, ख, ग, ये क्या है? सारे वर्ण है। और ये जो आपकी ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपकी हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? पहले क्या पूछा है? पहले पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब पूछा है कि जो आपके हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या वो कितनी है। तो वो 44 है। यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ मैं। तो वो कितनी है? कुल वर्णों की संख्या वो है आपकी 52। ठीक है, तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? आपकी 52 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। पहले पूछा था कि कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या पूछी थी। ठीक है, आपका बेसिक और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। पहले पूछा था कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी? 52। अब पूछा क्या? कुल व्यंजनों की संख्या पूछी। अब कुल व्यंजनों की संख्या, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है वो आपने यहाँ पे बताना है। जो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या वो है 33। व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों नहीं, फिर व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, वो है आपकी कितनी? 33 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। अब आपने स्वरों की संख्या बतानी है। 11 है, 33 है, 14 है या 44 है। तो हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या वो कितनी है आपने बताना है। वो कितनी है? 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर और 33 क्या है? व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 क्या आपके व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलती है कि ऋतिका कुत्ते से डरती है। इसमें वाक्य में कौन सा कारक है आपने बताना है। अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक है। तो विभक्तियाँ क्या होती है आपने आपकी पता सबको विभक्तियाँ। कर्ता न कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, ठीक है, कर्ता न कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से संबंध, आगे आपका का, के, की और आपका अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? मैं, पर। ठीक है, एक रह गया अब आपका क्या? संबोधन। संबोधन क्या है? जिससे आप किसी को संबोधित करते तो है। ये सारे आपके कारक है। कितने कारक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक है। ठीक है, कर्ता न कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से, संप्रदान भी है। ठीक है, अपादान, इसके बाद आपका जो है संप्रदान भी। अपादान, कर्ता न कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए 8 कारक आपने। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ऋतिका कुत्ते से डरती है। तो कुत्ते से डरती है, अब 2 जगह, एक तो करण है। ठीक है, करण क्या होता है? जब भी आप किसी चीज़ का यूज हथियार के रूप में करते हैं तो वहाँ आता है आपका कौन सा कारक? करण कारक आता है। ठीक है, जब भी आप किसी हथियार का यूज करते हैं वहाँ आता है आपका क्या? करण कारक।
और जब किसी से अलगाव होता है, किसी से बिछड़ना होता है, तो किसी से बिछड़ने के लिए हम कौन सा कारक यूज करते हैं? अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक के हम किसी से बिछड़ने के लिए जो वो अलग करते हैं, अलगाव के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से जो पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो उस कंडीशन में हम कौन सा यूज करेंगे? अपादान कारक का यूज करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, अलगाव के लिए हम अपादान कारक जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से गिर रहे हैं पत्ते, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? अपादान कारक। याद रखना आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे ये एक बार फिर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ जो आपका रितिका कुत्ते से डरती है, तो कुत्ते से डरती है, तो आपको एक तरह अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका थोड़ा सा रह गया आपका, कुत्ते से डरती है। तो एक कंडीशन और आपकी इसमें आप ध्यान से सुनिए। एक कंडीशन आपका क्या है कि जब भी आप किसी से भय लगता है आपको, ठीक है, ये आपको बताना, मुझे एक्सप्लेन करना रह गया था। जब भी आपको भय, एक तो आपका अलगाव हो गया, ठीक है, दूसरा आपका क्या भय यहाँ पे लिखा है, इन दोनों की कंडीशन में कौन सा कारक यूज करते हैं हम? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। कब? जब आपको किसी चीज़ से भय लग रहा हो या किसी चीज़ से अलग हो रहे हो, तो इसको आप अलगाव और भय के लिए आप कौन सा कारक यूज करेंगे? अपादान कारक। कुत्ते से डर रहा है, कुत्ते से मतलब भय है यहाँ पे, तो भय के लिए आपका कौन सा कारक यूज होगा? वो होगा आपका अपादान कारक। अब नेक्स्ट बोलता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सिंपल सा अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान पीछे आपको समझा दिया गया है। जैसे भय और अलगाव, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, एक हो गया भय और एक हो गया आपका क्या? अलगाव। ठीक है, तो भय और अलगाव के लिए आप हमेशा कौन सा कारक यूज़ करेंगे? अपादान कारक जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अपादान कारक कब? भय और अलगाव के लिए आप अपादान कारक यूज़ करेंगे। पीछे वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा एक्सप्लेन से समझाया है। अगर अच्छी तरह से समझोगे तो यहीं से आपकी हिंदी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव हो रहा है पेड़ से, ये पेड़ है आपका, ये पेड़ हो गया, यहाँ से पत्ते गिर रहे हैं यहाँ, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपादान कारक। जैसे ये कुत्ता कुत्ते से डर रहा है, कोई ये कुत्ता रहा और ये इंसान रहा, ये कुत्ते से डर रहा है, तो कुत्ते से भय के लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे? कुत्ते से डर रहा है, शेर से डर रहा है, बकरी से डर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप कौन सा कारक यूज़ करेंगे? अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिकारी ने तीर से हिरण को मारा। अब आप इसने फिर न कारक बताना अपने, तो किससे? शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, किससे मारा? कर्ण से मारा। ठीक है, बताया ना आपको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब कर्ता ने, अब ने भी आ रहा है यहाँ। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ प्रायोरिटी किसको देनी है? तीर को। मेन बात किसकी की जा रही है कि तीर से हिरण को मारा, मेन बात इसकी की जा रही है। ठीक है, वैसे तो यहाँ कर्ता बोल सकते पर कर्ता नहीं होगा यहाँ पे मेन बात देगी किस पे जोर दिया गया? तीर पे। मतलब शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, किससे मारा? कर्ण से। हथियार दे रखा है तो आप कर्ता नहीं करेंगे, कर्ण कार्य करेंगे। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, मतलब कर्ण से। कर्ण को आपने याद रखना हमेशा। कर्ण हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी हथियार का यूज करते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, कौन सा? कर्ण कारक होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज वर्ण कौन से वर्ग में आता है? अब आपने बताना है कि ज वर्ग कौन से वर्ण में आता है। क वर्ग में क्या क्या आते हैं? क आता है आपका, ख आता है, ग आता है, घ। ये आपके आगे क वर्ग में ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ्य ध्वनियाँ होती है। ठीक है, च वर्ग में क्या आ गया आता है आपका? च आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झ आ गया। ठीक है, और क्या आ गया आपका? अण्य। ये आते हैं आपके च वर्ग में। ठीक है, तो और ट वर्ग में क्या आएगा? ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा, ढ आएगा और अण्य आएगा। ठीक है, ये आएगा आपके किसमें? ट वर्ग में। और प वर्ग में क्या आएगा? प, फ, ब, भ, म। और ये ध्वनियाँ कौन सी होती है? च वर्ग वाली, तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, तालव्य ध्वनियाँ। और ये कौन सी होती है? ट, ठ, ड, ढ। ये होती है आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ। ठीक है, और ये कौन सी होती हैं? प, फ, ब, भ। ये होती है आपकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ। तो पूछा क्या गया? ज वर्ण कौन से वर्ग में आता है? देखो ज कहाँ पे? तो ये जो आपका
ज है, क्या ये ज। तो ज वर्ण जो कौन से वर्ग में आ रहा है, वो आ रहा है आपके च वर्ग में आ रहा है, ठीक है, च वर्ग में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि घ वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो पीछे पड़ा है क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ये किस में आते हैं सारे, और अंग हो गया, ये आते हैं आपके क वर्ग और कंठ है, कौन सी है, ध्वनियाँ, क वर्ग और कंठ है ध्वनियाँ, ठीक है। तो घ वर्ण जो आपका किस में आएगा, क वर्ग में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द का भेद का पता होना चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो ये होंगे आपके कौन कौन से शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होगा आपका यौगिक शब्द, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा होगा आपका यौगिक शब्द, और तीसरा होगा आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के हुए। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वेद हो गए, तो 3 वेद हो गए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बोलता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अब आपने बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद है वो कितने होते हैं। तो कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक हो गया आपका तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द, एक हो गया आपका तद्भव शब्द, ठीक है, एक हो गया आपका देशज जो देशी भाषा से आते हैं, ठीक है, और एक हो गया विदेशज जो आपका विदेशी भाषा से आते हैं। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं वो एज इट इज हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तद्भव वह शब्द होते हैं जो हिंदी से जो संस्कृत से चेंज होकर जो वो हिंदी में आते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलता अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताएं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, शब्द आपका यहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है, डेफिनेशन आपकी सारी यहीं कंप्लीट होगी शब्द की। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द, कौन से, निरर्थक शब्द, ये वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना आपने, इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे बताओ आप, मनोहर है, गिरिधर है, भरपेट है, या महात्मा है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद जो होता है क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और इस समास की पहचान करने के लिए आपके पास कौन कौन से उपसर्ग होंगे। इस प्रकार के समास के लिए जो आप पहचान करेंगे तो उसका उपसर्ग होंगे निर, भर, आ, अनु, ठीक है, निर्भर, आ, अनु, प्रति आदि आपके क्या लगे होंगे, उपसर्ग लगे होंगे, ठीक है, ये आपके उपसर्ग लगे होंगे। तो इनको क्या उनसे समास बोलते हैं, हम इनको अव्ययी भाव समास बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप कौन सा आपका अव्ययी समास है, अव्ययी भाव समास जो आपका भरपेट जो अव्ययी भाव समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है, मनोहर, त्रिनयन, भरपेट, महात्मा। मनोहर मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। तो इसकी कौन सा समास होगा, इसमें होगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास किसमें, मन को हरने वाले में तत्पुरुष समास होगा। त्रिनयन, भरपेट में अव्ययी समास, महान आत्मा, महान है जिसकी आत्मा वो है महात्मा, ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय, कर्मधारय। बचा कौन, त्रिनयन, 3 नेत्र किसके होते हैं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके होते हैं, ये होते हैं अपने शिव भगवान के, शिव जी भगवान के होते हैं 3 नेत्र, और शिव जी भगवान को ही बोलते हैं हम त्रिनयन। तो इसमें बहुब्रीहि समास कौन सा हुआ आपका, त्रिनयन जो आपका ये बहुब्रीहि समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपके कि संपूर्ण विचार संप्रेषित करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। आपने बताना है कि संपूर्ण विचार संप्रेषित करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम, संधि बोलेंगे, समास बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, या वाक्य बोलेंगे। तो संपूर्ण विचार संप्रेषित करने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाक्य
बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण विचार संप्रेषित करने वाले शब्द को हम वाक्य बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वाक्य। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चे जो इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।